नमस्कार। मैं डॉक्टर पूजा हूँ। मैं नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट हूँ फ्रॉम लास्ट 5 इयर्स। मैं आज आपको स्ट्रोक यानी कि लकवा यानी कि फालिज का जो अटैक होता है इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। नंबर 1 है कि ये स्ट्रोक होता क्या है कि ये है कि अगर किसी को ब्रेन में कोई नस फट जाए या ब्रेन में अगर कोई क्लॉट आ जाए, उसकी वजह से जो ब्रेन को अटैक होता है, ब्रेन में जो डैमेज हो जाता है उसको हम स्ट्रोक कहते हैं। जैसे ये अटैक अगर सडनली हो, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर एकदम से अगर आपको कोई लकवे की शिकायत हो रही है तो वो उसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। जो पुराना लकवा है या जो महीनों में या दिनों में जो हो रहा है उसको हम स्ट्रोक नहीं कहेंगे। इसके टाइप्स क्या हैं? 2 प्रकार का होता है स्ट्रोक। एक तो है कि हेमरेजिक स्ट्रोक, जैसे कि किसी की को हम स्ट्रोक बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रेन हेमरेज यानी कि हेमरेजिक स्ट्रोक, ठीक है। दूसरा जो होता है वो है इस्केमिक स्ट्रोक। वो है कि ब्रेन में अगर किसी को क्लॉट आ जाता है, जैसे किसी में कोई ब्रेन में क्लॉट आने की वजह से जो ब्रेन को डैमेज हो जाता है उसको हम इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। दोनों के जो सिम्टम्स हैं, जो अगर मैं कहूँ कि क्लिनिकल फीचर्स जो हैं, दोनों के एक ही जैसे होते हैं। दोनों की प्रेजेंटेशन जैसे कैसे उनको क्या लक्षण आएंगे वो एकदम सेम ही होते हैं, बट ट्रीटमेंट दोनों की बहुत अलग है। अब आगे हमारे लक्षण क्या हैं, लकवे के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे अगर किसी को फेस किसी का टेढ़ा हो गया है, अगर उसको स्माइल उसकी टेढ़ी हो गई है, उसको हम सपोज करते हैं कि इसको अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। दूसरा, किसी को अगर हाथ में कमज़ोरी आ रही है, हाथ यूज़ करने में, उसको हम मानते हैं कि इसको स्ट्रोक हो सकता है। या पैर में दिक्कत आ रही है, या हाथ और पैर दोनों कमज़ोर हो गए हैं, या फिर अगर हाथ पैर में और साथ में पेशेंट की ज़ुबान, फिर किसी को बैलेंस करने में मुश्किल आ रही है, या अगर वो एकदम से बेहोश हो गया है। तो ये जो सारे फीचर्स होते हैं, खासकर अगर एकदम से ये हो जाएं, तो ये सारे जो फीचर्स होते हैं ये स्ट्रोक के लक्षण होते हैं, ठीक है। अब इसमें आ गया कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, कौन कौन ऐसे पेशेंट्स हैं को कि लकवा होने की शिकायत, लकवा होने का रिस्क बाकी लोगों से ज़्यादा है। इसमें सबसे पहले मैं कहूँगी बीपी। अगर किसी को बीपी है तो उसको स्ट्रोक होने का रिस्क बाकी लोगों से 50% ज़्यादा है। मतलब अगर 50 रिस्क है उसको स्ट्रोक होने का। उसमें भी अगर किसी का बीपी कंट्रोल है, दवाइयों के साथ रेगुलर कंट्रोल है, तो अपना इतना रिस्क नहीं है। लेकिन अगर अनकंट्रोल बीपी है या फ्लक्चुएटिंग बीपी है, ये बीपी आपका कभी हाई रहता है कभी लो रहता है, खासकर अगर जो ऊपर वाला बीपी, जो हम सिस्टोलिक बीपी जिसको कहते हैं, वो अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग रहता है तो उन पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा रिस्क होता है स्ट्रोक का। इसमें भी खासकर मैं स्ट्रेस करूँगी कि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो कभी दवाई खाते हैं, वो कहते हैं हमें कभी कभी बीपी जब होता है तो हम दवाई खाते हैं। ऐसा नहीं है। जिसको एक बार बीपी है तो उसको रेगुलर चेकअप कराना चाहिए और रेगुलर बेसिस पे दवाई खानी चाहिए। उन लोगों को सबसे ज़्यादा रिस्क है स्ट्रोक का। दूसरा अगर इस फैक्टर पर वो बोलूँ तो वो है डायबिटीज़। शुगर भी अगर किसी की कंट्रोल्ड है, दैट इज़ नॉट एज रिस्क फैक्टर। अनकंट्रोल्ड, लेकिन जो अनकंट्रोल्ड शुगर है, जिनकी 200-250 के ऊपर फास्टिंग ब्लड शुगर रहती है, 300-400 भी जाती है कुछ लोगों की, तो उन लोगों को जो खासकर दवाई रेगुलर नहीं लेते हैं, कभी बोलते हैं कि हम खाते हैं, कभी इंसुलिन छोड़ देते हैं, कभी मेडिसिन छोड़ देते हैं, मतलब प्रॉपर मेडिसिन नहीं लेते हैं, उन लोगों को उन लोगों को, वो डायबिटिक पेशेंट जो हैं उनको स्ट्रोक का रिस्क है। तीसरा अगर मैं कहूँ तो वो है हार्ट की प्रॉब्लम। जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक हुआ है या हार्ट की रिदम में डिस्टर्बेंस है, हार्ट रेट या हार्ट में किसी को सुराख है, उन लोगों को भी स्ट्रोक का रिस्क ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हार्ट की पंपिंग प्रॉपर नहीं होती है, क्लॉट बन जाते हैं जो कि ब्रेन में जा सकते हैं। चौथा जो रिस्क है वो है स्मोकिंग। जो लोग स्मोकर्स हैं, इसी वजह से, क्योंकि ये स्मोकिंग का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसी की वजह से हम लोगों में, आप इंडिया में भी, अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो था ही, इंडिया में भी हम यंग स्ट्रोक्स, मतलब जो यंग लोग हैं उनमें हम स्ट्रोक बहुत कॉमनली देख रहे हैं। इसकी वजह से क्या है कि जैसे हमारे
पहले हम जो स्ट्रोक है वो सिर्फ बड़े लोगों में ही देखते थे, एल्डरली लोगों में ही देखते थे, लेकिन अब यंग लोग हैं जिनको सिर्फ स्मोकिंग ही है और कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता है, वो स्मोकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। इसके बाद आ गया अल्कोहल कंजप्शन, जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनको रिस्क ज़्यादा है। बात ये है कि जैसे जो जिनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जो लोग एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, उनको स्ट्रोक का रिस्क ज़्यादा है। जिनका बैठे बैठे ही ज़्यादा काम है, उन लोगों को भी स्ट्रोक का रिस्क ज़्यादा है। और बाकी कुछ रेयर कॉजेज़ होते हैं, लेकिन मेन यही है, बीपी, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम, अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें हार्ट की प्रॉब्लम्स, ये इन लोगों को हमेशा स्ट्रोक का रिस्क ज़्यादा रहता है। उसके बाद है कि हम इसको डायग्नोज कैसे करते हैं। डायग्नोज हम कैसे डायग्नोज किया है कि सबसे पहले हमें देखना है, जैसे मैंने पहले बताया कि टाइप्स होते हैं, एक इस्केमिक स्ट्रोक और एक हेमरेजिक स्ट्रोक। दोनों के प्रेजेंटेशन बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों का ट्रीटमेंट अलग है। तो इसलिए हमें सबसे पहले ये डिफ्रेंशिएट करना है कि ये हेमरेजिक स्ट्रोक है या इस्केमिक स्ट्रोक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम सीटी स्कैन से। सीटी स्कैन पे अगर हेमरेज होगा तो वो हमें दिख जाएगा, लेकिन अगर इस्केमिक स्ट्रोक है वो कभी सीटी स्कैन में दिखता है, कभी, तो उसको कभी कभी हमें कंफर्म करने के लिए एमआरआई करना पड़ता है। इसके अलावा अगर जिसको एक बार कंफर्म हो गया, जैसे किसी को इस्केमिक स्ट्रोक आया है, तो उसमें हमें देखना है कि भाई इसको स्ट्रोक हुआ क्यों है, इसके हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, इसको कोई खून इसका गाढ़ा तो नहीं है, तो उससे रिलेटेड टेस्ट होते हैं। इसके बाद हो गया कि एक बार आपने डायग्नोज कर लिया किसी को स्ट्रोक है, तो उसके बाद हमने देखना है कि अब इसको ट्रीट कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये सीटी स्कैन करके हमने पता कर लिया कि हेमरेजिक स्ट्रोक है, तो उसमें हम ब्रेन में ये ब्रेन में स्वेलिंग कम करने वाली दवाइयाँ देते हैं, बीपी का कंट्रोल करते हैं, और अगर पेशेंट को रिक्वायर्ड हो तो उसको आईसीयू केयर देते हैं। अगर किसी को इस्केमिक स्ट्रोक है तो उनमें हमने ब्लड थिनर देने हैं, खून पतला करने वाली दवाइयाँ देनी हैं, और बीपी, उसमें भी बीपी कंट्रोल करना है, और बाकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, स्ट्रोक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनको प्रिवेंट करना है। इस पर मैं खास करके स्ट्रेस, अगर किसी को बाई चांस अगर लग रहा है कि स्ट्रोक हुआ है, जैसे कि किसी का जैसे हम पब्लिक अवेयरनेस के लिए हमने एक सिंपल रूल रखा है, एक है कि फास्ट सिम्टम्स, फास्ट हो गया, एफ इज़ फॉर फेस, कि किसी का फेस टेढ़ा हो गया है, ए इज़ फॉर आर्म एंड लेग, कि अगर किसी की बाजू काम करना कम हो गई है या लेग काम कर रहा नहीं कम हुई है, एस इज़ फॉर स्पीच, कि जैसे अगर किसी की ज़ुबान लड़खड़ा गई है, तो, और टी इज़ फॉर टाइम, कि अगर किसी को टाइमिंग क्या है स्ट्रोक की, कितने घंटे का ऑनसेट है इसका। अगर किसी को 4.5 घंटे के अंदर अंदर स्ट्रोक हुआ है, तो उसमें हम एक क्लॉट बस्टर इंजेक्शन बोलते हैं, जिसको कि एल्टीप्लेस बोलते हैं। उस इंजेक्शन से हम पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं, जो उसके जो लक्षण हैं, उनको रिवर्स कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी को आपको लग रहा है कि स्ट्रोक हुआ है, तो उसको एक ऐसे हॉस्पिटल में आप ले जाएं जहाँ पे सीटी स्कैन की फैसिलिटी हो और थ्रोम्बोलिसिस की फैसिलिटी हो, ताकि उसको हमें वो इंजेक्शन देके उसके सिम्टम्स को रिवर्स कर सकें। बहुत बार पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि मैम हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई फैसिलिटी होती है। इसीलिए मैं बार बार स्ट्रेस कर रही हूँ कि ये आपको पता होना चाहिए तो हो सकता है, एंड जैसे इसको आइडेंटिफाई आपको करना बड़ा ज़रूरी है, और अर्ली ट्रीटमेंट, क्योंकि विदिन 4.5 आवर्स अगर आप लाएंगे हमारे पास, तो हम पेशेंट के सिम्टम्स को रिवर्स कर सकते हैं, उस पेशेंट को सारी उम्र पैरालाइज होने से बचा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 4.5 घंटे के क्लॉट बस्टर इंजेक्शन देते हैं, अगर 4.5 घंटे के बाद आता है, तो फिर हम जैसे स्टेंटिंग की फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल होती है, कि अगर जैसे हार्ट में हम स्टेंट करते हैं, वैसे ही ब्रेन में स्टेंट करके उस क्लॉट को निकाल सकते हैं। और अगर पेशेंट उसकी भी बाद आ गया, जब क्लॉट बन गया है, तो हम बाकी सपोर्टिव मैनेजमेंट देते हैं। सपोर्टिव मैनेजमेंट में हमारा रहता है कि जैसे एक बार पेशेंट बेड पे पड़ गया है, अगर सपोज उसको स्ट्रोक हो गया है, वो बेड रिडन हो गया है, तो उसकी फीडिंग, उसको ट्यूब से फीडिंग देनी पड़ती है। दूसरा, अगर वो बार बार उसको उसकी सक्शन करनी पड़ती है, उसकी जो मुंह की बलगम है उसको निकालना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कोई निमोनिया तो नहीं बन रहा है, अगर बन गया है तो उसको ट्रीट करना पड़ता है। एक बार पेशेंट बेड पे पड़ जाए तो यूरिन ठीक से पास नहीं कर पाता है, तो उसमें फिर उसको कैथेटराइज करना पड़ता है, उसमें यूरिन में इन्फेक्शन हो जाती है, उसको ट्रीट करना पड़ता है। 2-2 घंटे पे उनकी पोजीशन चेंज करनी पड़ती है, ताकि बेड सोर ना बन जाए, यानी कि लागे ना लग जाए।
इसके अलावा जैसे किसी को स्ट्रोक हो गया तो उसके बाद दौरे होने का रिस्क रहता है या बेहोशी होने का रिस्क रहता है, तो ये सारी चीज़ों को ट्रीट करना पड़ता है। बाकी यही है कि ये इनिशियल जब हमारे पास हॉस्पिटल में है पेशेंट, उस टाइम हम ये चीज़ें देखते हैं, और जब एक बार डिस्चार्ज हो जाता है पेशेंट, उसके बाद मेनली यही आपने ध्यान रखना है कि उनकी बीपी की मेडिसिन टाइम से दे रहे हैं, आप शुगर की मेडिसिन टाइम से दे रहे हैं, खून पतला करने की दवाइयाँ टाइम से दे रहे हैं, और रेगुलर एक्सरसाइज। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फिजियोथेरेपी। ये सारी मेडिसिन तो हम इसलिए देते हैं कि फर्दर स्ट्रोक ना हो, लेकिन जो चीज़ डैमेज हो गई है उसको रिवर्स करना है, अगर उसको हमने रिकवर करना है, उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत बहुत ज़्यादा, न्यूरो रिहैब बोलते हैं इसको, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। और एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज और नर्सिंग केयर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं 2 चीज़ों और पे स्ट्रेस देना चाहूँगी। एक होता है रिकरेंट स्ट्रोक, कि एक बार पेशेंट को स्ट्रोक हो गया, ये भी बहुत कॉमन है कि अगर किसी को स्ट्रोक हुआ है तो 4 में से 1 स्ट्रोक के पेशेंट को ये चीज़ दोबारा होगी। तो अब आप सोच लो कि एक चीज़ से पेशेंट रिकवर नहीं कराएगा, दोबारा हो जाए तो वो कितना लाइफ थ्रेटनिंग है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको एक बार स्ट्रोक हुआ है तो ये नहीं कि आपने 6-7 महीने में दवाई छोड़ दी, उसकी लॉन्ग टर्म मेडिसिन खानी होती है और आपने लॉन्ग टर्म फॉलोअप करवाना है, लॉन्ग टर्म अपने डॉक्टर को दिखाते रहना है। ऐसा नहीं है कि आपने बीच में 5-6 महीने दवाई खाई, हम तो ठीक हो गए और हमने छोड़ दी, क्योंकि एक बार स्ट्रोक हो गया, दोबारा स्ट्रोक होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ पर जो मैं स्ट्रेस करना चाहूँगी वो है अटैक। ये होता है, अगर मैं कॉमन टर्म में बोलूँ, कि क्लॉट आके निकल गया, पेशेंट को ज़ुबान लड़खड़ाई लेकिन वो खुद ही ठीक हो गई, उसको लगा कि मुझे हाथ पैर में कमज़ोरी है, लेकिन वो खुद ही ठीक हो गई। तो जो हमारे मैक्सिमम जो हमारे पेशेंट्स होते हैं, जो सिक पेशेंट हो गए हैं, जो जिनको मेजर अटैक हुए हैं, बड़े अटैक हुए हैं, उन लोगों को ये छोटे अटैक्स की जो वार्निंग सिम्टम्स हैं, जैसे क्लॉट आया और निकल गया, मतलब कि ज़ुबान लड़खड़ाई ठीक हो गई, मतलब ये माइनर अटैक्स उनको पहले हुए होते हैं, बट उन लोगों ने उसको इग्नोर कर दिया होता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो अटैक हुए हैं उनको इग्नोर नहीं कीजिए, ये वार्निंग सिम्टम्स हैं, इन्हीं को डायग्नोज करके ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इनको ट्रीट कर देंगे तो आप बड़े मेजर अटैक से बच जाएंगे। एंड लास्ट में मेरा यही सबसे मैसेज है कि स्ट्रोक एक ऐसी चीज़ है कि जो एक बार हो जाए तो कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पेशेंट को हमेशा रह ही जाती है। 6 महीने के बाद अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया या कोई ऐसी चीज़ है, लेकिन स्ट्रोक वाला पेशेंट हमेशा दिख जाएगा कि इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है। इसलिए इसको प्रिवेंट करना सबसे बहुत ज़रूरी है। आप अपने बीपी का ध्यान रखें, बीपी रेगुलर चेकअप करवाएं, शुगर रेगुलर चेकअप कराएं, अगर है तो उसको ट्रीट करें, उसकी रेगुलर मेडिसिन खाएं, स्मोकिंग अवॉइड करें, ड्रग्स का सेवन अवॉइड करें, ड्रग्स का सेवन अवॉइड करें, एंड अपना रेगुलर एक्सरसाइज करें, दिन में 30 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करें। और अगर किसी को हो गया है उसको रैपिडली आप आइडेंटिफाई करें, किसी को फास्ट सिम्टम्स, फेस, आर्म, स्पीच और टाइम का ध्यान रखें, और अगर हो गया है तो उसको जल्द से जल्द, उसमें स्टे एट होम नहीं करना है, उसको जल्द से जल्द आपने हॉस्पिटल पहुंचाना है, और ऐसे हॉस्पिटल में पहुंचाना है जहां पे थ्रोम्बोलिसिस और CT स्कैन और MRI की फैसिलिटी अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चंस? Okay, thank you.